लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए डेली क्यूज का आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व की नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें जो विद्यमान नहीं था वो था कि उसने नियोक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी थी। तो ऐसा नहीं था, उसे नियोक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता उसने दी थी, लेकिन उसने प्रशासकीय अधिकारियों को संपूर्ण प्रांत तक भू राजस्व वसूल करने का अधिकार ठेके पर दिया था। ये भी ठीक है, ये दोष था उसमें। वह अपने अधिकारियों को जागीरों के माध्यम से वेतन का भुगतान करने के मामले में बहुत उदार था। ठीक है, इसके अलावा उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है। तो क्या होता है? तो इसमें होता है कि सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति होती है और बैंकों की लाभदेयता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों 2 और 3 ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चाय असम में होता है। ठीक है, ये सुमेलित है। चावल बिहार, ये सुमेलित नहीं है। चावल की जो प्रमुख फसलें हैं वो होती हैं धान, गेहूं, मक्का तथा दलहनी फसलें। ठीक है, ये जो होते हैं प्रमुख फसल होते हैं। और रोहतास को, ठीक है, रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चावल जो होता है ज़्यादातर हमारे भारत में साउथ में होता है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, जबकि रबर केरल में होता है ज़्यादातर। ठीक है, और गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं धान है, गेहूँ है और दाल, ये तीनों हैं। लेकिन स्पेशल चावल ऐसा नहीं होता है, जिस मात्रा में धान होता है उसी मात्रा में गेहूं भी होता है और दाल भी होती है। ठीक है, लेकिन स्पेशल चावल के लिए या धान के लिए हमारा बिहार नहीं जाना जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उर्वरक के लिए। हनुमंतराव समिति की सिफारिशें जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिंह राव। ये जो थे इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीमांत गांधी। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक का लेखक सीमांत गांधी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो यहाँ देखते हैं, मिनहाज उस सिराज ये लिखा गया है तारीख़ मुबारक शाही। तो ये जो है गलत है, क्योंकि तारीख़ मुबारक शाही जो है वो याहा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याहा बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है याहा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, जबकि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा ए जहादारी लिखा गया है। इसामी फतूह के द्वारा सलातीन लिखी गई है, जबकि आफिफ तारीखे के द्वारा ये फिरोज शाही लिखी गई है। ठीक है, आफिफ के द्वारा तारीखे फिरोज शाही लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ये भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न भी बनता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम जो विदेशी व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वो पाकिस्तानी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है,
सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके संबंध में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये अलबरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में ये कथन है। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, सुमेलित है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, सुमेलित है। नौ सेना दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सुमेलित है। शिक्षक दिवस 5 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी, ये तीनों विटामिन पाए जाते हैं, जबकि विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विटामिन सी जो होते हैं वो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो गए, आंवला हो गए, ठीक है। तो इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इससे इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है स्कॉर्बी, ठीक है। सॉरी, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बी एसिड है, ठीक है। और स्कॉर्बी नामक रोग इसके कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा उसे अणु कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केंचुआ जो है वो मानव के लिए उपयोगी है। ये खेतों को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सल्तनतकालीन कर नहीं था? ठीक है, तो खराज या उपज के 1/10 से लेकर 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर, जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, ये कर तो था, ठीक है। जजिया भी था जो गैर मुसलमानों से ही लिया जाता था, ये भी था। खुम्स या युद्ध के लूट का 1/5 भाग, ये भी था। लेकिन वस्तुओं की खरीद बिक्री पर किसी भी तरह का कर नहीं था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अदरक का हम लोग तना खाते हैं, ठीक है। अदरक जो होता है वो रूपांतरित तना है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में यानी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मैग्नीज। मैग्नीज को लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? यानी जो एलपीजी जो गैस सिलेंडर में जिससे खाना बनता है, भरा जाता है, वो गंधहीन गैस होती है। उसमें गंध के लिए एथिल मरकैप्टेन का मिलाया जाता है, ठीक है। एथिल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है ताकि उसके रिसाव का पता चल सके। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइम्सविले नामक स्थान पर खोदा गया था, वो कब खोदा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1859 में खोदा गया था। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं रहता है। तो बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों की उपस्थिति होती है, जबकि क्लोरीन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है और ये संशोधन 1976 में हुआ था। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल। इसे अंग्रेजी में रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ दिया गया है कि किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूत्र में। पसीना में लवण की मात्रा अधिक होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी भास। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।